तो उनकी भूमिकाओं पर हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें पब्लिक का, समाज का क्या योगदान होना चाहिए। देखिए, इसमें हम लोगों ने इस भ्रष्टाचार को कम करने के दृष्टिकोण से कुछ नागरिक संगठन, सामुदायिक संगठन, सामाजिक संगठन को एक्टिवेट करने का काम शुरू किया है। पहला है कि अगर आप पंचायत राज एक्ट देखेंगे और पेशा एक्ट देखेंगे, दोनों के तहत ग्राम सभा को एक महत्वपूर्ण इकाई मानी गई है। और ग्राम सभा को मजबूत करना अगर हम करने में हम लोग सफल रहे और सरकार का या सरकार के सभी लोगों का अगर योगदान रहा, तो निश्चित तौर पर ग्राम सभा अपनी ताकत के बल पर, जिसको हम लोग जयप्रकाश जी ने उस अपने समय में लोक शक्ति कहा था, लोक शक्ति को संगठित करके ग्राम सभाओं को माने एक तरह से सशक्त करके हम लोग भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगा सकते हैं। और सरकार अगर इससे में सरकार कह रहे हैं तो हम सरकार के सभी जन कह रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, अगर उनका सहयोग मिला तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म होगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरा एक बड़ा संजाल है और पूरा व्यापक व्यवस्था की बात है। लेकिन अपने अपने गांव में जो हमारी ग्राम विकास समितियां होंगी और हमारे जो अन्य तरह की इकाइयां होंगी, उनके माध्यम से इस पर हम लोग बहुत हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। और उसमें खास करके जो परियोजनाएं स्वीकृत होंगी, उन परियोजनाओं पर को हम सही ढंग से जमीन पे उतार सकते हैं। नहीं, अगर मैं बात कर रहा था कि सरकार और स्वयंसेवी संस्था दोनों के अतिरिक्त जो सबसे बड़ी भूमिका होगी वो पब्लिक की होगी। वो जागृत रहे तो सब जीर्णोद्धार हो सकता है। वो अगर घर का कूड़ा उठाकर अगर तालाब में ना फेंकें, अगर इनक्रोच करने की कोई कोशिश ना करे, तो तालाब बना हुआ रहे, तो भूगर्भ जल जो है इसका वो स्तर बना हुआ रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इसके लिए जुड़ाव क्या कर रहा है अपने इलाके में? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने पहले से तय किया है कि ग्राम सभा हमारी माने जो परियोजनाएं हैं सरकार की या अन्य परियोजनाएं हैं, उसको जमीन पर उतारने के लिए ग्राम सभा हमारी एक महत्वपूर्ण इकाई होगी। और इस ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा को सशक्त करके, ग्राम सभा को जो हम कर रहे हैं सशक्त करने का मतलब होता है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, उसमें वंचित समुदाय की भागीदारी होगी, और वो मिलकर के अपनी लोक शक्ति के बल पर गांव को इतना मजबूत करेंगे कि अगर कोई भी उसमें उसके साथ मैंने खिलवाड़ करना चाहता है तो ग्राम सभा उसको जो है अपने माध्यम से उसका प्रतिवाद करेगी और ग्राम सभा उसको कम करने की कोशिश करेगी। यह हुआ। और उसके लिए साथ साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि खुद नागरिक भी किस तरह से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हों, यह काम भी करना पड़ेगा। अगर नागरिक संवेदनशील नहीं होंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे, तो यह काम संभव नहीं है। इसलिए नागरिकों को भी हम लोगों ने संगठित करने के लिए जो कोशिश की है, उसमें हम गांव-गांव में एक तरफ से ग्राम सभा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे हर एक गांव में हम लोग कोशिश कर रहे हैं ग्रीन क्लब बने। ग्रीन क्लब में हम लोग किशोर किशोरियों को और युवाओं को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, हम लोगों ने महिला किसान संगठन बनाने की कोशिश की है ताकि महिलाओं को भी किसान का दर्जा मिले और महिला अपने अपने हक अधिकार ले सके। तो इस तरह की बात हम की। तो एक तरह से संगठनों का जो है एक नेटवर्क खड़ा करना, ये हम लोगों की कोशिश है और उन तमाम संगठनों का एक फेडरेशन बने, इस दिशा में हम लोगों ने पहल शुरू की है। और आज हमारे पास ग्राम सभाओं का फेडरेशन है जिसमें करीब 700 ग्राम सभाएं एक साथ हैं और उस फेडरेशन को हम लोगों ने 3 जोन में बांटा है अभी। एक है संताल परगना जोन है, एक उत्तरी छोटा नागपुर है, एक दक्षिणी छोटा नागपुर है, 4 जोन में, और चौथा है कोल्हान में। इस तरह से अभी हम लोग छोटे पलामू जोन में नहीं काम कर पा रहे हैं, कई कारणों से, साधन की सीमितता के कारण भी। तो हम लोग ये 4 जोन में जो कर रहे हैं, इस 4 जोन में जो संगठन है, जो भी गांव ग्राम सभाएं हैं, उनका फेडरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग युवाओं को तैयार कर रहे हैं, जो युवा संविधान में प्रदत्त जो संविधान के जो मूल्य हैं
उन मूल्यों को मजबूत करना और उसके साथ साथ संविधान में जो दिए गए अधिकार हैं उसके प्रति लोगों को सजग करना एक काम हो रहा है। तो यह युवाओं को भी संगठित करने का काम, और चूंकि जो किशोरों के इसलिए भी किशोर किशोरियों कर रहे हैं कि कल वही जो है देश के नागरिक बनेंगे, वोटर बनेंगे, तो उनमें भी एक तरह से जिसको कह सकते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना भी पैदा हो। जब हम राजनीतिक चेतना की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ पावर पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से जो संवैधानिक चेतना है उस संवैधानिक चेतना से वो लैस हो। बात ये भी होनी है कि पर्यावरण तो सबसे ज्यादा जो आजकल दिक्कत में है वो पॉलीथीन है, और पॉलीथीन के निवारण के लिए हम क्या कोई ऐसा अभियान चला रहे हैं अवेयरनेस का, जो कि लोग इसका कुछ सदुपयोग कर पाएं। पूरे तरीके से इरिडिकेट तो हम नहीं कर पाएंगे, उन्मूलन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका कुछ सदुपयोग हो जाए, रिसाइकिल हो जाए अगर वो, तो ऐसा कुछ काम आज जुड़ाव 30 वर्ष हो गया लगभग। जुड़ाव और जो सामान्य संगठन है उन तमाम लोगों को मिलाकर के हम लोगों ने ये तय किया है कि न सिर्फ पॉलीथीन बल्कि पेपरलेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर भी जब हम इस तरह से करते रहे हैं तो उसके कारण भी वृक्ष जंगल कटते हैं। तो इसलिए वो पॉलीथीन के खिलाफ भी और पेपरलेस बना करने का, कम से कम कागज का मतलब उपयोग हो, तो इसके लिए भी हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है और उस दिशा में भी हम ग्राम सभा को सचेत कर रहे हैं। लेकिन यह काम माने थोड़ा कठिन है और थोड़ा लंबा है, इसलिए इस काम को करने के लिए हमें लगता है कि जो नौजवान तैयार हो रहे हैं उन नौजवानों को और भी हमको शिक्षित करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उस दिशा में और भी ठोस पहल करनी पड़ेगी, यह मुझे लगता है। ऐसा लगता नहीं है आपको जैसे सरकारों पर हम डिपेंड हो जाते हैं और हमारा प्रोसेस लेंदी हो जाता है? जब हम पब्लिक में काम कर रहे होते हैं तो अवेयरनेस अगर बताया जाए, लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए कि आपके घर में पॉलीथीन आता है, आप उसका उपयोग क्या कर सकते हैं, ऐसा उपयोग कीजिए कि वो फैले नहीं, छितराए नहीं। तो क्या ऐसा कुछ जुड़ाव ने किया है? देखिए, इस दिशा में हम लोगों ने पहल तो कुछ शुरू की है, लेकिन ये पॉलीथीन का जड़ इतना गहरा हो गया है कि वो संभव नहीं हो पा रहा है। अपने इस बात को भी हमको स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन उस दिशा में, और हम इसलिए सरकार से भी चर्चा कर रहे हैं कि सरकार न सिर्फ घोषणा करे बल्कि सरकार इस पर एक्शन ले, और सरकार, समाज और संस्था ये तीनों मिलकर के एक व्यूह रचना करे, तभी हम इस पॉलीथीन के पूरे ऐसे कर सकते हैं। और साइंटिस्ट लोग भी कि इस पॉलीथीन का किस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उस दिशा में भी जो है सो इंजीनियर और वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि क्या हो सकता है। अभी कुछ जगह पे सुनते हैं, अभी आया है कि रोड बनाने की दिशा में पॉलीथीन का सदुपयोग करने की बात हो रही है, तो उसको बड़े पैमाने पे उसको हम लोग फैला सकते हैं, हो सकता है। तो अब देखा जाए क्या होता है। मैंने हम अभी दावा नहीं कर सकते कि इस दिशा में हमने कोई बहुत सार्थक काम किया है, वो नहीं हुआ, लेकिन पहल शुरू हुई है, बातचीत शुरू हो रही है, सरकार के साथ भी बात शुरू हो रही है, और प्रशासनिक जो व्यक्ति पदाधिकारी हैं उनसे भी बात हो रही है, और समाज में तो बात चलती ही है। एक बड़ा प्रदूषण है जिसके चलते आप कल तक जुगनू देख रहे थे, अब हमारे बच्चे जुगनू बहुत कम देख पा रहे हैं, उनके भी जो बच्चे होंगे वो भी जुगनू नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे कीट पतंगे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए। अब हमारे यहाँ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता भी नहीं सर्वे करने के लिए, कौन सा नया जीव है, कौन सा कहाँ पाया जा रहा है, और हम अज्ञानता में सब कुछ खत्म करते जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान इन रोड लाइट्स का है। विकास के लिए रोड लाइट्स तो चाहिए, लेकिन वह जो जला हुआ रहता है तो उसके आस पड़ोस के जो जीव जंतु हैं वो प्रजनन नहीं करते, उनको शर्म आती है प्रजनन में। जब उनका शारीरिक बनावट ही वैसा है कि वो प्रजनन उस लाइट में नहीं कर सकते, सूर्य की रोशनी में नहीं कर सकते, वो अंधेरे में करते हैं और वो नष्ट होते जा रहे हैं, तो क्या इस ओर भी, क्योंकि यह पारिस्थितिक संकट के अंदर आता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, किसी भी जगह का अपना एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, और तंत्र के कोई भी एक जीव अगर खत्म हो जाते हैं तो वह श्रृंखला बंद हो जाती है, जिसके चलते एक दूसरे पर जिसको अन्योन्याश्रय संबंध बोलते हैं वो खत्म होता जा रहा है। क्या जुड़ाव ने इस ओर भी ध्यान दिया है कभी? देखिए, पर्यावरण को समग्रता में देखना और इकोलॉजिकल बैलेंस को ध्यान में रख करके काम करना, यह जुड़ाव का प्राथमिक कार्यों में से रहा है, और दिशा में हम लोग पहल करते रहे हैं। जैसे अभी हम लोग अब जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो उद्योग हैं, जो खदान है, उनको भी, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने
एक मैंने शुरू किया है, जिसको जस्ट ट्रांजिशन कह रहे हैं। तो उस दिशा में भी हम लोगों ने पहल शुरू की है। और जो सवाल आपने उठाया, तो हम लोग उसमें सोलर एनर्जी की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी यह है कि अभी इसके लिए लंबा मैंने एक काम करना पड़ेगा, काफी लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं लाइट का जो है, तो अभी तक जो परिस्थितियां हुई हैं उसमें वास्तव में उस ढंग से काम अभी तक नहीं हो पाया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वो काम नहीं हो पाया है। और वैज्ञानिकों में भी या नीति निर्धारक हाँ, उनके बीच भी आप देखेंगे, पॉलिसी मेकर से उनके बीच भी अभी इस तरह की बहस नहीं है, जबकि ये बहस होनी चाहिए। तो ये बहस हम लोगों ने छोड़ने की कोशिश की है। और हम ये कहते हैं कि जब तक इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण का बात करेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस का एक पार्ट है पूरे का पूरा, और इसको आप निसर्ग संतुलन के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। तो उस दिशा में भी हम लोगों को मैंने काम करने की बात है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और उस दिशा में हम लोग आपस में तो चर्चा कर रहे हैं, लेखन का काम भी इस दिशा में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उतारने वाला जो काम है वह नहीं हो पाया है। यह काम आने वाले दिनों में हम लोग को करना पड़ेगा, और यह जितना व्यापक है उतना गहरा भी है। और यह जो इतना गहरा है कि इसके लिए मुख्य तौर पर हमारी संवेदनाओं में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे, और संवेदनाओं का मतलब सिर्फ हम इंसान के बारे में सोचेंगे और अन्य जो मानवेतर प्राणी है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो नहीं हो सकता। इसलिए संवाद या जुड़ाव, जैसे हमारा जुड़ाव जो है, संवाद है। इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं, हम लोग ये करें कि हमको जब पर्यावरण संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, निसर्ग संतुलन की जब बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह तभी होगा जबकि हम मानव के साथ साथ मानवेतर प्राणियों के बारे में सोचें और उनके संरक्षण संवर्धन के लिए हम काम करें। तो इस दिशा में निश्चित तौर पर आप जो सवाल कर रहे हैं, ये काम करना पड़ेगा। और ये काम हम जब नहीं करेंगे तो अन्य प्राणियों को बचाना मुश्किल होगा, और अन्य प्राणी नहीं बचेंगे तो एक दिन इंसान भी नहीं बचेगा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न, आपके जिले में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है बाबा वैद्यनाथ हैं, और प्रतिवर्ष अगर केवल सावन की बात करें हम, तो श्रावणी मेला में 1 करोड़ के लगभग लोग आते हैं। बिल्कुल। और वैसे डेटा तो 1 करोड़ से ज्यादा का ही है। लोग आते हैं, अगर 200 ml भी प्रति व्यक्ति जल चढ़ा रहे होते हैं तो उसकी गणना बहुतों में हो जाती है। उस जल को संग्रहित करके, अगर उसका वाटर हार्वेस्टिंग करके उसको प्यूरिफाई करके पुनः उसको अगर ये करे, रीयूज करे, तो एक बेहतर प्रयास हो सकता है। क्या जुड़ाव ने कभी ध्यान दिलाया है? देखिए, इस संबंध में जुड़ाव ने नहीं सोचा है, हम कह सकते हैं। लेकिन इस संबंध में सोचा है कि वहां का जो बेलपत्र है, जो बेलपत्र या अन्य तरह के जो पूजन सामग्री है, उसमें से जो चीजें माने उसको परिवर्तित करके हम ऑर्गेनिक मेन्योर के तौर पे वो बन रहा है, कर सकते हैं। वो दिशा में हम लोगों ने किया है, और जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके साथ भी हम लोगों ने डायलॉग किया है, और वो बात चल रही है। इस दिशा में हमने ध्यान नहीं दिया है। जो आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये जो लाखों लीटर पानी जिसको हम कर सकते हैं उसके आधार पर कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बात को एक करना चाहिए। और हमें लगता है कि इसमें देवघर का पंडा समाज, देवघर का नागरिक समाज, और देवघर नहीं, हम देवघर के अन्य आसपास के तमाम लोगों को मिल बैठ करके पहले बात करें, और उसके आधार पर सरकार का ध्यान केंद्रित करें, और उसके साथ साथ जो वैज्ञानिक हैं उनका भी ध्यान केंद्रित करें। इस दिशा में पहल करनी पड़ेगी। आपने इस ओर ध्यान दिलाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जुड़ाव इसके अतिरिक्त और क्या कर रही है? ये जुड़ाव इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम, अलग अलग शिक्षा के सवाल पे हम लोगों ने काम शुरू किया है, और आदिवासी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको हम लोग किया है। आदिवासी शिक्षा कुछ लोगों को बहुत नई बात लगेगी, लेकिन यह नई बात नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो जिसको पेडागोजी ऑफ एजुकेशन की बात कहते हैं, उसको करने के लिए हम लोगों ने शिक्षा के सवाल पर, शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में हम लोग पहल शुरू की है। और आदिवासी बच्चों को तैयार करने का, स्कूल से अलग तैयार करके फिर स्कूल में भेजने का काम, और वह अपनी जो जीवन पद्धति है उस विधा के साथ स्कूल में जाए और अपना हस्तक्षेप कर सके, तो बच्चों को तैयार करने का काम हमने उस दिशा में शुरू किया है। उसके साथ साथ यह भी हुआ है कि अगर हम
वास्तव में चाहते हैं कि जो हमारे लिए आज दुनिया की और देश की सबसे बड़ी चुनौती है वह है जलवायु संकट। तो इस जलवायु संकट के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो उस दिशा में भी जुड़ाव ने मतलब पहल शुरू की है। और हम लोगों ने जो शुरू किया है कि वह खेती किसानी को बचाने का काम, खेती किसानी को बचाने का काम का बहुत साफ अर्थ है कि हम वैसी खेती किसानी को विकसित करना चाहते हैं जो परंपरागत ढंग से हमारे मतलब क्या बोलते हैं खेती होती रही है, और जो हमारा देशज बीज है उस देशज बीज को बचाने का काम। तो हम लोगों ने बीज भंडार, देशज बीज भंडार का भी बैंक जिसको कहते हैं सीड बैंक का काम भी हम लोगों ने शुरू किया है। और इस तरह से, और फिर हम लोगों ने जिसको डेमो सेंटर जहां पर सीड का, और हम लोगों ने सोचा है कि हम जो सीड ट्रेडिशनल सीड है, जो परंपरागत सीड है, देशज सीड है, उसको हम लोगों को बेचेंगे नहीं, बल्कि हम जितना बीज संग्रह उनको देंगे, जब उनकी फसल होगी तो उसमें वो क्या करें, 1 किलो अगर लेते हैं तो 1.5 किलो दे दें और भंडार को मैंने जो है सो समृद्ध कर सके। और यह भंडार सिर्फ एक जगह होने से नहीं होगा, बल्कि गांव-गांव में सीड बैंक बन सके, इस दिशा में भी पहल करने की जरूरत है। तो एक तो जुड़ाव मैंने ये भी मैंने कर रहा है। इस सेंटर पर है कोई सीड भंडार? हाँ, लालपुर में है। लालपुर में है, जहां पर कि 22-25 तरह का करीब धान का संग्रह हुआ है और अन्य तरह हो रहा है। अभी हम लोग फतेहपुर में विकसित करने जा रहे हैं। जामताड़ा जिला का फतेहपुर प्रखंड है, जो कभी ठक्कर ग्राम वहां हुआ करता था, तो वहां पर भी उसको हम लोग विकसित करने जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं जुड़ाव, और क्या कर रहा है जुड़ाव? और भी अब देखिए, कई काम ऐसा है जो कि संस्था के माध्यम से नहीं करते हैं हम, क्योंकि संस्थाओं की अपनी सीमाएं होती हैं और संस्था का, लेकिन यहाँ के नागरिक समाज ने कई चीजें पहल शुरू की हैं। और उस नागरिक समाज में जो पहल शुरू की है, उस पहल में एक जो है वो है कि मधुपुर में, अगर मधुपुर को सही ढंग से विकसित करना है तो निश्चित तौर पर मधुपुर को एक जिला की इकाई का दर्जा मिले। और पिछले 25 साल से यह माने एक तरह से संघर्ष चल रहा है, बहस चल रही है, अपना पक्ष रखा जा रहा है, सरकार सुन भी रही है। 2 मुख्यमंत्रियों ने इसके बारे में क्या बोलते हैं, चुनाव के दौरान घोषणा भी की है। जैसे भक्त चरण दास जो थे, उन्होंने जरमुंडी में मैंने एक सभा में उन्होंने कहा कि मधुपुर को हम जिला बनाएंगे, जरमुंडी को सब डिवीजन बनाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही थी। उसी तरह से आज के मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने भी कहा है कि मधुपुर को जिला बनाएंगे। तो जिला बनाने की दिशा में भी जो नागरिक समाज है, नागरिक संगठन है, वो बजाबते संगठन बना हुआ है, वह है जिला बनाओ समिति जो है। तो वो अपने ढंग से मैंने काम कर रहा है। तो इसमें सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, मैंने उसमें कोई संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं जिला बनाने, उन्होंने घोषणा की, तो फिर अड़चन कहाँ आ रही है? देखिए, अड़चन जहां तक है, क्योंकि जिला बनाने के पीछे का जो, क्योंकि एक जिला बनने का मतलब है कि राज्य के बाद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई, राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, तो पूरा जिला बनाने के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसको खड़ा करने में सरकार के पास तो पर्याप्त साधन चाहिए। तो इसके लिए अभी शायद वो लोग बात कर रहे होंगे, कुछ तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जिला बनना का मतलब बड़ा अस्पष्ट है। हाँ, अभी अस्पष्ट है कि क्या है। हाँ, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि भीतर में इस पर गंभीरता से माने लोग चर्चा कर रहे हैं और बनाने की दिशा में माने भीतरी तैयारी चल रही है। अब क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद आज की बातचीत के लिए, आपका इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।